हेलो जैन्स दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली का जो टीचर का एग्ज़ाम है वो बहुत नियरेस्ट आ चुका है। इसी सिलसिले में हमने सीडीपी का क्लास हमने स्टार्ट कर दिया, जो कि पार्ट 2 का एक मेन सेक्शन के रूप में जाना जाता है, जिसे सीडीपी कहा जाता है। तो वो हम सोच रहे हैं कि इस बुक को सीडीपी का जो पोर्शन है पूरा तरीके से कंप्लीट करवा दें। रही बात जीएस के, हमने पिछले जो केबीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमने जीएस का कंप्लीट करवाया था। तो आप जीएस वहाँ से देख सकते हैं, इसी चैनल पे है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है? पिछले क्लास में कल हमने एक क्लास करा दी थी, लगभग पहला चैप्टर खत्म हो गया था, दूसरा चैप्टर का ये 10वां क्वेश्चन हो गया था। 11 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और आप लोग आपका फीडबैक कैसा रहा? और कमेंट, आपका पॉजिटिव कमेंट जब मिलता है हमें तो बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। तो ये आज का दूसरा क्लास होगा दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें, ताकि और भी मैं इसी तरीके से वीडियो लाने में मतलब कोई कोताही ना करूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि मैं जब आपका फीडबैक मिलता है तो हमें मोटिवेशन हमारा एकदम पीक पे होता है, तो हमें काम करने में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ़ील होता है। ठीक है दोस्तों? तो ये सीडीपी जो है कि मेन पोर्शन है पार्ट 2 का, सीडीपी 100 नंबर का आता है, जैसा कि आपको पता ही है। और दिल्ली का एग्ज़ाम केवल 1 पेपर के अकॉर्डिंग है। अगर आपका वेटेज अगर सीडीपी में ज़्यादा रहेगा तो आप बहुत अच्छे से नंबर क्वालीफ़ाई कर जाएँगे, ठीक है? क्योंकि इसका पोर्शन, क्योंकि 100 नंबर का ही अकेले है दोस्तों, जहाँ सब मिला कर के जब सभी सब्जेक्ट हैं, वो अकेले क्या करता है, सीडीपी अकेले ही वो अपना योगदान दे देता है, ठीक है? तो आपको मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सीडीपी को हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे और सीडीपी के अकॉर्डिंग अगर समय बच जाएगा तो हम जीएस भी कंप्लीट करवा देंगे इसी बुक के माध्यम से। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। और जो मेरे भाई-बहन के पास, जिनके पास नहीं पहुँचा क्लास, प्लीज़ उनको शेयर कर देना, क्योंकि उनके पास कोई चीज़ नहीं होती खरीदने के लिए, पैसे थोड़ा-सा दिक्कत होती है। तो इन सब चीज़ों में जिनके पास कोचिंग और बुक्स खरीदने के अफोर्ड पैसे नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को उनके यहाँ सेंड कर दीजिएगा, ताकि वो भी इससे वंचित ना रह जाएँ और इस बुक के माध्यम से आप पढ़ाई करके एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर सकें। ठीक है दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन-सा उदाहरण वंशानुक्रम पर वातावरण के प्रभाव को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। एक बच्चा परिवार और संस्कृति के आधार पर भाषा सीखता है। ठीक है? टू द पॉइंट बात करेंगे दोस्तों। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि व्याख्या से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, ठीक है? पहला पॉइंट कह रहा है कि भाषा जैविक रूप से प्राप्त नहीं होती है, बल्कि परिवेश से सीखी जाती है। परिवार, विद्यालय और समाज के माध्यम से वातावरण सीखने का अवसर प्रदान करता है। वंशानुक्रम यह निर्धारित नहीं कर सकता कि बच्चा कौन-सी भाषा बोलेगा। यह व्यवहार को आकार देने में वातावरण की क्या कहता है, मजबूत भूमिका को सिद्ध करता है। यह विकास में पालन-पोषण और भूमिका को भी क्या करता है दोस्तों, उजागर करता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्या निम्नलिखित में से कौन-सा कथन बाल विकास में पर्यावरण के महत्व के बारे में सही कथन है? आइए ज़रा देखते हैं भैया कौन-सा सही कथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बता रहा है हमें संकेत के रूप में, तो 1-2 यानी 1-2 इसमें सही होगा। ऑप्शन 1 और 1-2 हो जाएगा। क्या कह रहा है, बच्चे के आस-पास का वातावरण प्राथमिक संदर्भ है, जिससे जिससे बच्चा संबंध स्थापित करता है। और सेकंड क्या कह रहा है कि बच्चे के आस-पास के वातावरण के साथ परस्पर क्रिया के माध्यम से महत्वपूर्ण अधिगम होता है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतनी रात को मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ़ आपकी वजह से। आपके लिए मैं सोचता हूँ कि ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बुक से सभी परिचित होंगे, बट होगी किसी के पास नहीं होगी। ठीक है? मैं संकेत दे रहा हूँ, बाकी मैं कुछ और ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। ठीक है दोस्तों? ये बुक आपने इसको अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आपका इससे बाहर क्वेश्चन यानी नंबर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। आपने इसको अच्छे से आपने बार-बार अगर मल्टीपल रिवाइज़ कर लिया तो। ठीक है? इसकी व्याख्या कह रहा है कि इस बच्चे के विकास में पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद कह रहा है कि उसका तात्कालिक वातावरण वह मुख्य संदर्भ है, जिसके साथ बच्चा जुड़ता है। अगला कह रहा है कि बच्चे बहुत बहुत कुछ सीखते हैं अपने आस-पास की वस्तुओं और लोगों के साथ बातचीत करके। अगला कह रहा है कि इसलिए थर्ड कथन गलत है, क्योंकि वातावरण का बच्चा की ज़िंदगी में बड़ा प्रभाव होता है। कुल मिलाकर पर्यावरण बच्चे के शरीर और मानसिक और सामाजिक विकास में केंद्रीय भूमिका निभाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर लगता है खत्म हो गया। अच्छा दोस्तों, लेसन 2 भी खत्म हो गया, चैप्टर जो था तीसरा। अभी हम तीसरे चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है? क्या कह रहा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है? आइए ज़रा हम यहाँ से यानी एक चैप्टर हमने खत्म कर लिया और दूसरा भी चैप्टर खत्म कर लिया। हम तीसरे चैप्टर के पड़ाव में हैं, तो धीरे-धीरे करके हम पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे एग्ज़ाम से पहले, ठीक है?
बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके इसको सपोर्ट करना और अपना बेहतरीन फीडबैक देना दोस्तों, ताकि हमें भी लगे कि हाँ, हमारी मेहनत रंग ला रही है। ठीक है दोस्तों? क्योंकि जानते हैं कि दिल्ली का जो एग्ज़ाम है उसमें एक ही पेपर होता है और सीडीपी उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने सीडीपी का 80 से 90% अगर क्वेश्चन कर लिया अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पॉजिटिव थिंक ये है कि दिस इज़ वन एग्ज़ाम, केवल एक ही पेपर है। ये इस एग्ज़ाम में केवल एक ही पेपर है, ठीक है? वन एग्ज़ाम, वन पेपर, ठीक है? तो आपको क्वालीफ़ाई करना ही करना पड़ेगा। हर हाल में कैपिटल में आपकी जॉब लगेगी, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है? आपको दिल्ली में रहने का मौका मिलेगा और अच्छे-अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। फ़िलहाल आपको इस एग्ज़ाम को अगर क्वालीफ़ाई करना है तो। तो आपको इसको अच्छे से मेहनत करिए और मल्टीपल बार रिवाइज़ करेंगे, जितना रिवाइज़ करेंगे, उतना ही आपके दिमाग में कंठस्थ चीज़ें होती चली जाएँगी, ठीक है दोस्तों? तो जीडीपी का पोर्शन इतना हाई है, तो इसको आप लोग नहीं छोड़ सकते हैं। इसको आप जीएस से ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा क्योंकि ये अकेले ही 100 नंबर का काफ़ी है दोस्तों, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग एकदम दबा के पढ़िए और जाइए अपना झंडा गाड़ के आइए दिल्ली के एग्ज़ाम में, ठीक है? आइए देखते हैं वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैशव अवस्था में शारीरिक विकास जो होता है बहुत तीव्र होता है। आगे कह रहा है कि शैशव अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस समय शारीरिक वृद्धि सबसे अधिक ग्रोथ होती है। उसके बाद कह रहा है कि बच्चे का वज़न जन्म से लगभग 3 गुना और लंबाई लगभग 1.5 गुना हो जाती है। उसके बाद कह रहा है कि मस्तिष्क का विकास भी तेज़ी से इसी अवस्था में होता है। अन्य अवस्था में वृद्धि होती है, परंतु इतनी तीव्र नहीं होती है जितना कि शैशव अवस्था में होती है। ठीक है? इसीलिए कहते हैं कि बच्चे को बचपन से ही स्कूल भेजना चाहिए, ठीक है? ताकि उसका मस्तिष्क है, जो मस्तिष्क का विकास हो रहा है, उसी के साथ शिक्षा का अटैचमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? आप लोग इसलिए बच्चे को बचपन से ही मतलब थोड़ा जानने समझने लायक हो जाएगा, उसको स्कूल में दाखिला करा देना चाहिए, ठीक है? आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में समानता संघर्ष की अवधि कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किशोर अवस्था में कहलाती है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, व्याख्या में क्या कह रहा है? व्याख्या में कह रहा है किशोर अवस्था को सामान्य संघर्ष की अवधि कहा जाता है। इस समय बच्चा ना तो पूरी तरह से बच्चा रहता है और ना ही वयस्क रहता है, इसलिए पहचान का संकट होता है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तेजी से होने वाले परिवर्तन अस्थिरता और तनाव उत्पन्न करते हैं। स्वतंत्रता पाने की इच्छा और सामाजिक परिवार नियमों के बीच टकराव देखा जाता है। यही कारण है कि शिक्षा मानव विज्ञान में इसे स्टॉर्म एंड स्ट्रेस स्टेज कहा जाता है, स्टेज कहा जाता है, ठीक है? आइए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विकास के संदर्भ में कौन-सा कथन गलत है? तो इसका आंसर आइए देखते हैं कौन-सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन-सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या में क्या कह रहा है? व्याख्या में कह रहा है कि विकास विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जिस पर आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों का प्रभाव पड़ता है। उचित उत्तेजना, प्रोत्साहन और अनुभव से विकास को सहायता मिलती है। प्रत्येक चरण में अपने-अपने क्या होते हैं? खतरे होते हैं। संस्कृति और सामाजिक पर्यावरण बदलाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यवहार में सीधा प्रभाव पड़ता है। हर अवस्था में विशिष्ट व्यवहार होता है, जैसे शैशव में निर्भरता और किशोरावस्था में पहचान की खोज। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 4th नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा विकास उत्तर बाल अवस्था के लिए क्या है? उपयुक्त नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या में कह रहा है कि अ, उत्तर बाल अवस्था लगभग 6 से 12 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। इस उम्र में बच्चे मुख्यतः शारीरिक कौशल और बौद्धिक विकास पर ध्यान देते हैं। साधारण खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक दक्षता जैसे दौड़ कूदना और गेंद खेलना आदि इसी अवस्था में क्या होती है? सीखी जाती है। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5th, इसके ऊपर भी है क्या? अच्छा, इसके ऊपर देख लेते हैं। कह रहा है कि सामाजिक भूमिका पुरुष स्त्री के रूप में पहचान का विकास मुख्यतः किशोरावस्था और यौवन प्रारंभ में स्पष्ट रूप से होने लगता है। इसलिए एक पुरुष या स्त्री सामाजिक भूमिका प्राप्त करना उत्तर बाल अवस्था के उपयुक्त कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक बचपन की विशिष्टता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खेलने की उम्र। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या कह रहा है कि
आरंभिक बचपन 2 से 6 वर्ष में प्रायः अनुकरणशील अनुकरणशील अवस्था और प्रश्न पूछने वाली अवस्था के रूप में जाना जाता है। इस अवस्था में बच्चा अपने आस-पास के लोगों की क्रियाओं की नकल करता है और हर चीज़ के बारे में क्या होता है क्यों, कैसे जैसे प्रश्न पूछने लगता है या पूछता है। इसे कभी-कभी प्री-गैंग अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि बच्चा अभी समूह या टोली में खेलने की बजाय अकेले या छोटे साथियों संग खेलता है। खेलने की उम्र शब्द समानता उत्तर बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसलिए खेलने की उम्र आरंभिक बचपन की विशिष्टता आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि विशिष्टता नहीं है जबकि बाकी अवस्था अनुकरणशील प्रश्न पूछने वाली क्या है? प्री-गैंग इसकी विशेषता है। ठीक है? इसकी व्याख्या दोस्तों काफ़ी लॉन्ग में दिया है क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन है उसी हिसाब से उसमें क्वेश्चन ऐड किया गया है, उसका एक्सप्लेन ऐड किया गया है। एक्सप्लेन आप इसलिए इतना लॉन्ग दे रहा है क्योंकि अगर इसमें आप देख सकते हैं कि आपको पॉइंट वाइज़ देखने को मिल रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब 4 से लेके 6 कभी में किसी में 8 ऐसे करके दिया है, तो आप अगर पॉइंट की लाइन को अगर बारीकी से पढ़ेंगे दोस्तों तो क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से पुट अप करेगा। तो आपको क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है? छठा नंबर कह रहा है कि किसने कहा कि ये स्थितियाँ मानसिक मूल्यांकन है, जो संघर्ष और चिंता के पहलू हैं। ज़रा देख लेते हैं कौन-सा होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिलगार्ड ने कहा था। ठीक है? आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि हिलगार्ड ने कहा कि मानसिक स्थितियाँ व्यक्ति के संघर्ष और चिंता के पहलुओं को दर्शाता है। उनके अनुसार जब व्यक्ति किसी निर्णय या परिस्थिति या लक्ष्य के बीच उलझता है, तो वह मानसिक मूल्यांकन करता है। यह मूल्यांकन व्यक्ति की भावनाओं, सोच और व्यवहार को प्रभावित करता है। हिलगार्ड ने इन मानसिक स्थितियों को मानव विज्ञान, अधिगम और व्यक्तित्व विकास से जोड़ा है। निष्कर्ष में कह रहा है कि हिलगार्ड ने स्पष्ट किया है कि संघर्ष और चिंता केवल नकारात्मक अनुभव नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का भी हिस्सा है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि औपचारिक शिक्षा या स्कूल प्रशिक्षण प्रदर्शित करता है, क्या करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्ययन का योजनाबद्ध कार्यक्रम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या में कह रहा है कि औपचारिक शिक्षा एक संगठित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, जो निश्चित इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध के रूप में चलती है। इसमें समय, विषय वस्तु, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की पूर्व निर्धारित संरचना होती है। विद्यालय शिक्षा में विद्यार्थियों के विकास हेतु पाठ्यचर्या को वैज्ञानिक तरीके से क्या करता है? तैयार किया जाता है। अगला कह रहा है कि शिक्षा विद्यार्थी और पाठ्य सामग्री सभी एक निश्चित योजना के अंतर्गत कार्य करते हैं। इस प्रकार औपचारिक शिक्षा केवल साधारण है। आगे देखते हैं कुछ दिया है। साधारण अध्ययन नहीं है बल्कि योजनाबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से व्यवस्थित अधिगम प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवांशिक विधि का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षैतिज और लंब रूप दोनों। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या में कह रहा है कि मानव विकास के अध्ययन में आनुवंशिक विधि का उपयोग करते समय क्षैतिज और लंबवत दोनों दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। यह क्षैतिज विधि से एक उम्र या स्तर भिन्न है। व्यक्तियों की तुलना करके विकास की समानताओं और भिन्नताओं को समझा जाता है। लंबवत सॉरी लंब लंब रूप विधि से एक ही व्यक्ति या समूह का लंबे समय तक अध्ययन कर उनके विकासात्मक परिवर्तन को देखे जाते हैं। दोनों विधियों में मिलाकर विकास की संपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करती है। इस प्रकार मानव विकास की जटिलताओं को सही ढंग से समझने के लिए क्षैतिज लंबवत दोनों का प्रयोग आवश्यक होता है या है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ये किस सिद्धांत को दर्शाता है, ज़रा हम इस पे नज़र डालते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये व्यक्तित्व की भिन्नता को दर्शाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि हर व्यक्ति की सीखने की गति और क्षमता अलग-अलग होती है, जिसे भिन्नता कहा जाता है। सीमा जल्द ही सीख लेती है जबकि लीना अधिक समय लगाती है लगता है उनके सीखने में या उनकी सीखने की क्षमता में अंतर को दर्शाता है। विकास का सिद्धांत बताता है कि सभी बच्चों का विकास समान गति और तरीके से नहीं होता है। आनुवंशिकता, परिवेश, रुचि और क्षमता इन भिन्नताओं को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए शिक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी की विशेषताओं और व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि
वेट लिफ्टर पहलवानों को आमतौर पर मांसपेशियां और शरीर की पुष्ट अब बनाना होता है, उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन का आहार लेना चाहिए। इसकी व्याख्या देखते हैं, कह रहा है कि वेट लिफ्टर या पहलवानों को अधिकतर मांसपेशियों की मजबूत और वृद्धि आवश्यक होती है। प्रोटीन शरीर की टूट-फूट की मरम्मत करता है और नई मांसपेशियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अमीनो एसिड से बना होता है जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। पर्याप्त प्रोटीन लेने से खिलाड़ियों की ताकत, सहनशील और रिकवरी क्षमता बढ़ती है। इसलिए वेट लिफ्टर के आहार में दूध, अंडा, दालें, मांस आदि जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ हैं, अधिक शामिल किए जाते हैं। ठीक है? आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विकास विकास शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? आइए देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होता है पूर्व प्रसव अवस्था में शुरू होता है। ठीक है? आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या में कह रहा है कि विकास विकास की प्रक्रिया जन्म से पहले शुरू हो जाती है, जिसे पूर्व प्रसव अवस्था कहा जाता है। गर्भधारण के क्षण से ही शारीरिक, मानसिक और जैविक विकास की नींव पड़ती है। इसी इसी अवस्था में भ्रूण के अंग, हड्डियां, मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र का विकास भी प्रारंभ होता है। माँ का पोषण, स्वास्थ्य और वातावरण भ्रूण के विकास का प्रत्यक्ष रूप प्रभावित करता है। इसलिए विकास का आरंभ शैशव अवस्था से नहीं बल्कि गर्भकालीन अवस्था से ही क्या होता है? माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बाल बाल विकास की कौन-सी अवस्था में ओडिप्स और इलेक्ट्रा जटिलता शुरू होती है? ज़रा देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाल्यावस्था में। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या कह रहा है कि ओडिपस और इलेक्ट्रा जटिलता का सिद्धांत मानव विश्लेषण और सिगमंड फ्रायड ने प्रस्तुत किया था। यह जटिलता सामान्यतः 3 से 6 वर्ष की आयु के बीच बाल्यावस्था में प्रकट होती है। इस अवस्था में बच्चा विपरीत लिंग और माता-पिता के प्रति आकर्षण और समान लिंग वाले माता-पिता के प्रति प्रतिस्पर्धा महसूस करता है। यह प्रक्रिया व्यक्तित्व और भावनात्मक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि इस समय के साथ बच्चा का जटिलता उभर कर माता-पिता के साथ संतुलित संबंध विकास को क्या होता है? दर्शाता है या विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन-सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह मापने योग्य नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में कह रहा है कि वृद्धि केवल शरीर में आकार, ऊंचाई, वजन, अंगों और मात्रात्मक वृद्धि को दर्शाता है। इसे आसानी से मापा जा सकता है, जैसा कि सेंटीमीटर में या लंबाई में या किलोग्राम में, वजन में, सेंटीमीटर में, सिर का घेरा आदि इत्यादि। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन तक सीमित रहती है, जबकि विकास में मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक पक्ष भी शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया जीवन भर नहीं चलती, बल्कि एक निश्चित आयु, किशोरावस्था, युवावस्था तक ही क्या होता है? सीमित होता है, तक ही होता है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अ, आगे एक बचा है, इसलिए वृद्धि मापने योग्य नहीं है वाला कथन गलत है, क्योंकि यह वस्तु पूरी तरह से क्या है? मापने योग्य होती है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों? 14 पे नज़र डालें तो कह रहा है कि बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग और अधिकतम आकर्षक दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किशोरावस्था में ये सबसे ज़्यादा आकर्षकपन है, जैसा कि आप समाज में देख सकते हैं। आगे कह रहा है कि किशोरावस्था में संक्रमण काल कहा जाता है, जहाँ बच्चा बचपन से लेकर वयस्कता की ओर बढ़ता है। सेकंड कह रहा है कि इस अवस्था में यौन हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं, जिससे शारीरिक एवं मानसिक बदलाव तेजी से होने लगता है। थर्ड कह रहा है कि विपरीत लिंग के प्रति जिज्ञासा और आकर्षक स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। यह भावनात्मक विकास का हिस्सा माना जाता है। इस उम्र में बच्चा सामाजिक संबंधों और मित्रता की चाह अधिक होती है, विशेषकर विपरीत लिंग के साथ। लास्ट कह रहा है कि इसलिए अधिकतम आकर्षक किशोरावस्था में दिखता है, जबकि शैशवावस्था में, बाल अवस्था में यह नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट से समान क्रियाओं का सिद्धांत। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या में क्या कह रहा है? व्याख्या में कह रहा है कि विकास का एक मूल सिद्धांत है कि यह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से समान की ओर होता है। उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण में कह रहा है कि शिशु पहले पूरे हाथ को हिलाता है और बाद में उँगली पकड़ना सीखता है। विकल्प बी, निरंतरता का सिद्धांत सही है, क्योंकि विकास सतत और क्रमिक होता है। सी कह रहा है कि विविधता का सिद्धांत सही है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपने तरीके और गति से विकसित होता है। फोर्थ कह रहा है, यानी डी कह रहा है कि एकीकरण का सिद्धांत भी सही है, क्योंकि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भावनात्मक विकास आपस में जुड़ा होता है।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि बंडूरा के सामाजिक अधिकतम सिद्धांत का सही क्रम क्या है? तो ज़रा देख लें भैया इसका सही क्रम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले धनात्मक होगा, फिर ऋणात्मक होगा, फिर उत्पादक और अभिप्रेरणात्मक होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों, व्याख्या में कह रहा है कि बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है जिसे जिसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहा जाता है। पहला चरण अटेंशन यानी ध्यानात्मक शिष्य को मॉडल के व्यवहार पर ध्यान देना पड़ता है। दूसरा कह रहा है कि दूसरा चरण ग्रहणात्मक जिसे देखे गए व्यवहारिक और स्मृति सुरक्षा रखता है। तीसरा चरण उत्पादक और समृद्धि की सुरक्षा व्यवहार को क्या करता है? व्यवहारिक रूप को दोहराना। आइए देखते हैं आगे कुछ दिया है कि नहीं। जी हाँ, दिया है। कह रहा है कि चौथा चरण अभिप्रेरणात्मक प्रोत्साहन, पुरस्कार और प्रेरणा मिलने पर व्यवहार को क्या करता है? अपनाया जाता है या अपनाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कौन-सा शब्द एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मात्रात्मक। ठीक? आइए इसके आगे चलते हैं। इसके आगे यानी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि शारीरिक वृद्धि का अर्थ है कि शारीरिक अंगों का आकार, ऊंचाई, वजन, मांसपेशियां आदि में वृद्धि होना। यह परिवर्तन संख्या, माप और आंकड़ों के आधार पर मापा जा सकता है। जैसा कि किसी बच्चे की ऊंचाई 2 इंच बढ़ना, वजन 3 किलो बढ़ना, दांत की संख्या बढ़ना इत्यादि या आदि। इसलिए इसे मात्रात्मक कहा जाता है क्योंकि यह संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, कह रहा है कि इसके विपरीत गुणात्मक परिवर्तन बच्चे के व्यवहार, सोच, दृष्टिकोण और व्यक्तित्व में क्या करता है? दिखाई देता है, जिन्हें संख्या में नहीं मापा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 क्या कह रहा है? समीपाभिमुख विकास का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंदर से बाहर की ओर होता है। समीपाभिमुख विकास का अर्थ होता है कि विकास का क्रम शरीर के मध्य भाग से अंगों की ओर होना। इसकी व्याख्या देखते थे तो व्याख्या में क्या कह रहा है? व्याख्या में कह रहा है कि सबसे पहले बच्चा का तना विकसित होता है और फिर धीरे-धीरे हाथ-पैर और अंत में उँगलियाँ विकसित होती है। उदाहरण में जैसे बच्चा पहले अपने कंधे और बाहों को नियंत्रण पाता है, फिर कलाई पर और सबसे बाद में क्या उँगलियों पर। आगे कह रहा है कि इस प्रकार का विकास हमेशा अंदर के केंद्रीय भाग से बाहर छोरों की ओर बढ़ता है। आगे कह रहा है कि यह सिद्धांत बच्चों की गतिशील और क्षमताओं और शारीरिक नियंत्रण को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कौन-सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिवर्तनीय प्रतिवर्तीयता नहीं है। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि बाल विकास के कुछ स्वीकृत सिद्धांत जैसे सामान्य से विशिष्ट और क्रमागत। अगला कह रहा है कि समान विशिष्ट का अर्थ होता है बच्चा पहले सामान्य गतियों को करता है, फिर विशिष्ट और सूक्ष्म क्रियाएं सीखता है। निरंतरता का सिद्धांत बताता है कि विकास जीवन भर चलता है या अचानक रुकता नहीं है। क्रमागत का मतलब होता है कि विकास हमेशा निश्चित क्रम में जैसे बैठना, रेंगना और चलने का पालन करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, सेशन को शेयर कर देना प्लीज़। उसके बाद कह रहा है कि क्रमागत का मतलब होता है विकास हमेशा निश्चित। अच्छा ये हो गया। अगला कह रहा है कि लेकिन प्रवृत्ति बाल विकास का सिद्धांत नहीं है क्योंकि विकास एक ही दिशा में क्या होता है? चलता है, वापस नहीं लौटता है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, आइए देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन, जैसा कि हमने बताया कि 20 या 25-25 क्वेश्चन ऐसे करके ले चलेंगे क्योंकि इसका एक्सप्लेन इतना ज़्यादा बड़ा मतलब बड़ा है, उसमें 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही समाहित हो जा रहे हैं, ठीक है? तो आप ये मत सोचिए कि 20 ही क्वेश्चन कराइए कम है, नहीं दोस्तों कम नहीं है। इसका एक्सप्रेशन में जो पॉइंट वाइज़ दिया गया है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हैं, ठीक है? इसमें 20 क्वेश्चन किए हैं ना, तो उसमें कम से कम 100 क्वेश्चन मान के चलिए कि हाँ, 20 में हमने 100 क्वेश्चन हमने किया है क्योंकि इसक ए ए एक्सप्लेनेशन इतना ज़्यादा इसका है ना कि उसमें से क्वेश्चन अगर बना देगा, तो भी आप समझ नहीं पाओगे कि हमने इतना क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन आया कहाँ से? इसलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 20 नंबर कह रहा है कि चरण के दौरान अन्वेषण सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण? ज़रा हम इसके ऑप्शन पे न नज़र डालते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आरंभिक बाल अवस्था। ज़रा इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या में कह रहा है कि आरंभिक बाल अवस्था लगभग 2 से 6 वर्ष को अन्वेषण का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इस चरण में बच्चा अपने पर्यावरण, खिलौने और लोगों के वस्तुओं को सक्रिय रूप से खोजता है और समझने की कोशिश करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि बच्चे का जिज्ञासु स्वभाव वाले प्रश्न पूछना, जैसे व्हाई, व्हाट, हाउ वाले प्रश्न पूछना सबसे अधिक इसी समय में परिलक्षित होता है। आगे कह रहा है कि यही वह अवस्था है जहाँ खेल और अनुभव के माध्यम से सीखना सबसे तेज होता है। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि इस काल में अन्वेषण उसकी संज्ञानात्मक और सामाजिक और भाषाई क्षमताओं के विकास की नींव रखता है।
दोस्तों इसमें 20 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि 20 क्वेश्चन ही हैं, 20 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा छिपे हैं दोस्तों। आप जैसे देख सकते हैं इसके पॉइंट वाइज़ देख सकते हैं कि पॉइंट में कम से कम एक क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट आपको यहीं देखने मिल सकते हैं। अब इसमें से किस लाइन को उठा के रख देगा क्वेश्चन में, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, कंपल्सरी है, आपको पढ़ना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों ये दूसरा क्लास है इस सीडीपी का एक बार मैं फिर से बता देना चाह रहा हूँ कि इस चैनल पर सीडीपी का क्लास कराया जा रहा है जो कि दिल्ली को टारगेट किया जा रहा है। दिल्ली में एक जो पेपर सीडीपी का होता है, सीडीपी का होता है दोस्तों, ये अकेले 100 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसलिए हमने सोचा कि सीडीपी को पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया जाए। और ये बुक जैसा कि आप जानते हैं कि ये सचिन सर का बुक है, ठीक है? उनके यहाँ से क्वेश्चन बच के जाना नामुमकिन है, इसलिए मैं बार-बार नहीं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग समझ जाइएगा और आप लोग बढ़िया से मेहनत करिए और इस बुक को मल्टीपल बार रिवाइज़ करेंगे। जितना आप रिवाइज़ करेंगे उतना ही चीज़ें कंठस्थ होती चली जाएँगी। पॉज़िटिव चीज़ ये है कि दोस्तों एक ही पेपर है और एक ही एग्ज़ाम है। तो आपको इसे हर हाल में अपने हाथ से नहीं जाने देना है और इसमें आपको सफलता लेकर ही रहनी है, क्योंकि बार-बार चांसेस नहीं मिलते हैं, ठीक है? ये आपका फर्स्ट और लास्ट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं अगले सेशन में थर्ड क्लास में इसी सेशन के साथ और 20 क्वेश्चन हमने इसमें करा दिया, कल हम शुरू करेंगे 21 नंबर से और अपना ख़्याल रखिए और दोस्तों प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। जो जो मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरी बहन वीडियो देखते हैं, प्लीज़ अगर आपने उसको क्लिक कर ही दिया है, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करके जाना कि ये क्लास कैसी है और मैं चाहता हूँ कि हर भाई-बहन के पास ये क्लास पहुँचे, जिनके पास बुक हो या ना हो, कोई सोर्स हो या ना हो, आई डोंट माइंड बट इस बुक के माध्यम से सबके पास पहुँचे, हर वो मेरा भाई-बहन जो इसको देख कर के अपने आप को क्या कर सके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर सके और अपना सिलेक्शन ले सके, ठीक है? मेरा कोशिश यही है, बस ये दोनों मेरे जो चैनल है मैंने आप ही के लिए बनाया है, मैंने शुरू से कहते हुए चला आ रहा हूँ कि ये सब फ्री कंटेंट है, ठीक है? इस पे जितने भी कंटेंट दिए जाएँगे, एक पैसे नहीं लिया जाएगा आपसे, केवल आपको बस चैनल को सपोर्ट करना है और शेयर करना है बस और दबा के वीडियो देखना है और मल्टीपल बार रिवाइज़ करेंगे तो आपका सिलेक्शन होना तय है, ये मैं गारंटी देता हूँ। बस आप निरंतरता से लगे रहिए, बीच में कोई गैपिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और एक ना एक दिन क्या है, दिल्ली सामने है, बस इसी में कूद जाओ और एक सीट लेकर के अपने किनारे हो जाओ। दुनियादारी भाड़ में जाए यार, ठीक है? इस दुनिया में कोई किसी का है नहीं, आप अगर स्वयं आप बिल्डअप हैं तो आपकी दुनिया पीछे चलेगी वरना आप किसी काम के नहीं रहेंगे। ठीक है दोस्तों? ये सच्चाई है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले सेशन में। आप अपना ख़्याल रखिए। ठीक है? धन्यवाद।